जिसकी महंगे गिफ्ट खरीदने की औकात ना हो वो गुलाब का फूल और कार्ड ही गिफ्ट करेगा ना। अपनी बीवी के गंदे कपड़े धोने वाले गरीब घर जमाई के सामने क्यों घुटने टेक दिए शहर के सबसे बड़े गुंडे ने? क्यों झुक गया शहर का मेयर उसके आगे? एक ऐसा गरीब पति जो खा रहा था अपनी बीवी के ताने। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए। वो कैसे निकला देश का सबसे बड़ा रईस इंसान, जिस इंसान से मिलने के लिए सालों से वेटिंग में थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, वो क्यों बना हुआ था मामूली सा ऑफिस बॉय? भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन क्यों बनाना चाहते हैं उसे उस कंपनी का सीईओ? एक ऑफिस बॉय का काम करने वाले के पास कहां से आया इतना पैसा? ये देख, हमारे फकीर बाबा नक्श जी काम करता ऑफिस बॉय का, पर एटीट्यूड तो ऐसे दिखाता है जैसे भानुशाली खानदान का इकलौता वारिस हो। औकात क्या है इसकी, तू देखना नेहा, इसकी नौकरी में कैसे खाती हो। नक्श एक ऑफिस बॉय का काम करता था। वो अपने ऑफिस का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का था। शायद इसलिए उसके ऑफिस में काम करने वाले रईस लड़के लड़कियां नक्श को, उन्हीं में से एक थी शिवानी। शिवानी को नक्श जैसे गरीब लड़कों से बेहद नफरत थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद नक्श को अपने कलीग से वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो डिजर्व करता था। पर नक्श का एक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन शिवानी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओह माय गॉड, नेहा, नक्श इस महंगे 5 स्टार होटल में। एक शाम जब शिवानी अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए सूरत के सबसे महंगे 5 स्टार होटल पहुंची तो वहां नक्श को देख गुस्से से भड़क गई। मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस गरीब सड़क छाप के साथ पार्टी करूं। आई एम लिविंग। शिवानी! इतना बोल के शिवानी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो टकरा जाती है एक बिगड़ैल रईस ज़ादे से जो सूरत शहर के मेयर का बेटा था। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? एक ड्रिंक मेरे साथ भी लगा ले। शिवानी घबरा जाती है, पर तभी उस लड़के के सिर पर एक बोर से लगती है और बॉटल मारने वाला कोई और नहीं, नक्श था। मेयर के बेटे के दोस्त नक्श पे झपट पड़ते हैं, लेकिन नक्श उन सब पर भारी पड़ता है। फिर देखते ही देखते वो लड़के वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन नक्श की तारीफ करने की बजाय उसके दोस्त उसी पे भड़क जाते हैं। ये क्या किया तुमने? वो लड़का यहाँ के पावरफुल मेयर का बेटा है, हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि नक्श मेयर के घर जाकर माफी मांगेगा। नक्श इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन मेयर के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब नक्श को देख मेयर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ जोड़े नक्श की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नक्श साहब, आपने क्यों तकलीफ उठाई मुझ जैसे गरीब के घर तक आने की? मुझे बुला लिया होता। ये मेयर नक्श इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये नक्श? आखिर क्या है नक्श का सच? ऐसा क्या राज है ऑफिस बॉय नक्श का जो उसके ऑफिस में कोई नहीं जानता? क्या नक्श कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, या फिर है वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल? क्या नक्श का सच अब सबके सामने आ जाएगा? क्या अब बदलेगा शिवानी का नजरिया नक्श के लिए?
कसम से एक दिन तुम्हें समझाते समझाते खुद पागल हो जाऊंगी। यार ये बड़े लोगों की क्लास पार्टी में तुम्हारा पहली बार होगा, हमारा तो रोज का है। कम से कम इस गिफ्ट को तो ठीक से रैप कर लेते। अक्ल घास चली गई है। छोटे लोग छोटी सोच। जो जुबां चुप है तो आंखों से कहना चाहिए। इश्क कतरा है तो दरिया सा बहना चाहिए। तू दिल में है, नजर में है, खबर में है। तू दिल में है, नजर में है। गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। ये क्या है? ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, ये बॉक्स मैटर नहीं करता है, इसके अंदर रखा सामान मैटर करता है। अनिका उस बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। नक्श, इस बॉक्स को भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ। जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। पल्लवी, इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसमें कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट टाइम से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने एक छोटी बच्ची की तरह बड़े प्यार से कहा, दादी, मुझे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहूंगी।
पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वो एक जेट पेंडेंट है ना, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम, बहुत खूब। तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेट पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? थोड़ी बहुत। वैसे कितना खर्चा किया इस जेट पेंडेंट के लिए? देर करो। पल्लवी ने उस जेट पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था। और उसे ये जेट पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला था, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तुम्हारा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा नहीं है। क्या 80 लाख? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने मेरे खास दोस्त की मदद से खरीदा है। वो तो कह रहा था कि इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। देखो, जेट पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेट बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेट है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया है वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, और उसका कलर भी ऑफ ग्रीन था और टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, लेकिन नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी, इसीलिए उसकी कीमत 70 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें डिस्काउंट भी देता तो भी उसे 30-40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त, वो गाना सुना है, यार नहीं लूट लिया घर यार का? मुझे और कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। विहान बजा जाए। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। विहान के हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। दादी, आज आपका जन्मदिन है और मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहें हमेशा के लिए। एंड सॉरी दादी, काफी ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया, पर उम्मीद करता हूँ आप इस वजह से मुझसे नाराज नहीं होंगी। अब जब आ ही गए हो तो कौन सा लेट और कैसा लेट?
वैसे भी तुम अपने काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, तुम कंसिडरेट भी हो। स्पेशली यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तोहफा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफा ले जाने के लिए आया हूँ। मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर टिक गई। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो चुकी है और इस शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूं और आपको भी मैं दिल से दादी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगे और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहां से ले जाना चाहता था। उसी समय विहान, 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 मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन इस लेवल के घटिया हो कि मेरी बीवी तक पर तुम्हारी नजर है। शायद शर्म तुम्हारे घर पर कभी आई नहीं होगी। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लो, अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में घुस गए। लो, यही बाकी था कि तुम्हारी जबान ज़वेरी खानदान के बीच चले। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। कि ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन आपसे बेटर हूं मैं, जिसे इस भानुशाली ग्रुप ने कचरे की तरह निकालकर अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है। बचपन से ही कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अनिका को भी नहीं पता कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो नक्श को मार खाते हुए नहीं देख सकती। सारी ताकत उस पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन करने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया। वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोगों को नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया हुआ दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोगों की नजरों में, जो घुस आया है तुम लोगों की जिंदगी। मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दिया और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली
जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है, और तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए, जो हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा, तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। अगर मैंने तुझे यहाँ जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन जवेरी नहीं है। जहाँ सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लग रहा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच में फैमिलियल लव तो हो सकता है ना। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया, इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से, अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे इस छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं, रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे रहोगे तुम सब। नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो गई, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत काम हुआ। नक्श भागो, नक्श भागो।
अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सामने इरफान भाई हैं, वो मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, उनका बस चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुथलेस इंसान थे, तानाशाही दिखाते हुए बोले, भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं लिए, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते। जल्दी करो, भागो। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? दो गंदे लोग हमेशा दोस्ती होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिससे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है? इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं, इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया और आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सिर डरने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। किस खानदान का लहू तेरी रगों में है? पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने नक्श को पहले कहां देखा है। आप लोगों की खुद तो बेहतर ही है, जो कमजोरों को नहीं डराते और ना ही उनको पर हाथ उठाते। हमारा हाथ हमेशा इज्जत बचाने के लिए उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया था। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब अभी का ही माहौल देख लेते हैं। इरफान भाई, इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है, अभी दिखाता हूं इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से, जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? क्या नक्श की पत्नी अनिका नक्श को तलाक देकर विहान वजह से शादी करना चाहती है? मुझे माफ कर दो मालिक। मैम्बो अंकल और कल्याणी देवी नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब क्या चाल चलेंगे? माफ कर दो मुझे प्लीज। नक्श, अपना तोहफा अपने साथ लेते हुए जाओ। आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।